Good morning, everybody. Here, Shravan Kumar belongs to Y Academy again on the topic quadratic equation. प्यारे बच्चों, जो भी दर्शक हैं मुझे देख रहे हैं, उनके लिए अब तक जो मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए थे वो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, आई होप। और अभी आगे जो कुछ भी क्वेश्चन करने वाले हैं और एक नए कंसेप्ट और एक नई टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, वो सारी बातों को हम लोग फिर से आगे बढ़ते बढ़ते सीखेंगे। देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ खास नहीं था, थोड़ी सी बस समझने की देरी थी। सारी बातें दिमाग में आ गई कि मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। जस्ट लाइक पोलिनोमियल का एक टर्म होता है जिसको अगर हम थोड़ा समझ जाएं तो हम इसके सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बिकॉज डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, आसान से आसान या इंटरमीडिएट लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली होते हैं। अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास उसके पीछे का लॉजिक है, उसके पीछे के जो भी टर्म्स हैं वो मेरे दिमाग में प्रेजेंट है पहले से, तो हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंसेप्ट के बेसिस पे ही तो हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी तक हम लोगों ने कैसे कैसे अलग अलग मेथड को पढ़ा, कैसे हमने अलग अलग मेथड के हेल्प से हमने अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखा। और अभी जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो काम ये है कि कल जो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे जिस कंसेप्ट पे, उसके बेसिस के 1 या 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद एक नए कंसेप्ट को सीखेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन is here: x plus 3 upon x plus 2 plus x minus 3 upon x minus 2 equal to 2x minus 3 upon x minus 1। ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अलजेब्रा में, लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ भी पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन हमारा किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे x प्लस 3 है, x प्लस 2 है, तो क्या इसको x प्लस 2 में तोड़ सकते हैं क्या? इसको x प्लस 2 में तोड़ सकते हैं क्या? तो x प्लस 3 को x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस आगे है x माइनस 3, सो x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। मैंने 3 को सिर्फ तोड़ा है 2 प्लस 1 में, मैंने माइनस 3 को तोड़ा है माइनस 2 माइनस 1 में, इक्वल टू 2x माइनस 3 है। 2x माइनस 3 को कैसे तोड़ें? तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। कहेंगे आप कि आपने इसको कैसे तोड़ा, समझ में नहीं आया। समझना बहुत आसान है, इसको देखिए ध्यान से। ये 2 इंटू एक्स माइनस 1, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और ये बाहर माइनस 1 है। 2x माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 3। क्या ये वापस इसी फॉर्मेट में आ गया? आ गया ना? मतलब हम इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में जा सकते हैं। तो मतलब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, हम आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है ना? अब देखिए, अभी क्या है, ये नीचे x माइनस 1 था, तो ऊपर में भी हमने x माइनस 1 के फॉर्मेट में तोड़ा इसको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे x प्लस 2 के टर्म अलग कर लेंगे अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, ये दोनों टर्म को हम इसमें से बाहर निकालें। प्लस x प्लस 2 को अलग कर लिया बाय एक्स प्लस 2, प्लस 1 को अलग कर लिया 1 बाय एक्स प्लस 2। कर सकते हैं, आगे चलेंगे। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे भी एक काम करिए, 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इतनी सी कहानी समझ में आई? इतनी सी कहानी समझ में आई? बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। चलेंगे आगे। फिर क्या करने वाले हम, इसको काटने वाले हैं, इसको काटने वाले हैं। दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों में क्या है, सेम सेम टर्म है, कैंसिल कर सकते हैं।
यहाँ भी कट कर देंगे, x माइनस वन कट गया। क्या मिलने वाला मुझे? तो मुझे यहाँ मिल रहा है सर कि जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल किया तो कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 तो है। तो 1 प्लस 1/x+2 प्लस यहाँ पे भी 1 माइनस 1/x-2 इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 माइनस 1/x-1। इतनी सी कहानी समझ में आई? समझ में बिल्कुल आ गई होगी। ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, प्लस 1/x+2 और यहाँ पे माइनस 1/x-2 इक्वल टू 2 माइनस 1/x-1 इक्वल टू का सिंबल है, इक्वल टू का सिंबल है। इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? 1/x+2 माइनस 1/x-2 इक्वल टू माइनस 1/x-1। क्या मिल जाएगा? माइनस 1/x-1। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए, यहाँ तक जब आपने समझ लिया तो अब इसकी शुरुआत फिर से ऊपर से करते हैं। इसको मिटा देते हैं, ऊपर की कहानी तो समझ में आ ही गई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ से ऊपर के पोर्शन को हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं ताकि इसको आगे भी सॉल्व करते करते लेके जाएंगे। क्या मिला हमको सॉल्व करने के बाद? हमको मिला 1/x+2 माइनस 1/x-2 इक्वल टू माइनस 1/x-1। अब क्या करने वाले हैं हम? इसी टर्म को हमने नीचे से दोबारा ऊपर लिखा है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। क्या करेंगे? आगे प्रोसीड करेंगे। अभी x+2 x-2 क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे x+2 इंटू x-2। ये यहाँ आएगा x-2 और ये यहाँ पे जाएगा x+2। क्यों जाएगा? क्योंकि जब हम दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एलसीएम नहीं बन पा रहा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के मल्टीप्लाई में इसके साथ ये नहीं था तो इसके माथे पर ये आ जाएगा, इसके साथ ये नहीं था तो इसके माथे पर ये हमारे ये वाले टर्म आ जाएंगे। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे -1/x-1, इसे सॉल्व करिए। क्या मिलेगा? x-2 अपॉन, इसको सॉल्व करिए, x² - 2x प्लस 2x और -4 इक्वल टू -1/x-1। समझ में आए कैसे हुआ? x प्लस ए एक्स माइनस ए क्या होता है? x प्लस ए एक्स माइनस ए। जब भी आप इसे करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए तो क्या करना पड़ता है? x को पकड़ लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, फिर प्लस ए को पकड़ लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिलेगा? x² माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू ए स्क्वायर। कट गया x² माइनस ए स्क्वायर, यही मिलने वाला है। इसी पैटर्न को फॉलो करके हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे ये -x प्लस एक्स कट जाएगा, -2 क्या हो जाएगा? -4। और यहाँ पे क्या रह गया है? यहाँ पे रह गया है -2x प्लस 2x, ये भी कट जाएगा, x² - 4 इक्वल टू -1/x-1। यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे काम करना बहुत आसान है। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है, a/b इक्वल टू c/d के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहानी समझ में आई? चलिए बिल्कुल। तो क्या करने वाले यहाँ पे? हमें मिला है यहाँ पे -4/x² - 4 इक्वल टू -1/x-1। ऐसा कुछ मिला है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, -4 इंटू एक्स माइनस 1 उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे फिर क्या करेंगे? -1 यहाँ पकड़ लिए, इसको लेके यहाँ पे जाएंगे x² - 4 करते चले जाएंगे, -4 इंटू एक्स -4x -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +4 -1 इंटू x² - 1 इंटू -4 +4 +4 इक्वल टू के इस तरफ भी, +4 इक्वल टू के इस तरफ भी कैंसल हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर लेके आइए, ये माइनस में है, एलएचएस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x² - 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? x² और -4x में कुछ कॉमन मिल रहा होगा। क्या मिल रहा कॉमन? यहाँ भी x, यहाँ भी x, बाहर लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब ये x, ये 0, x-4 0, सो x इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4।
आपको x के कितने वैल्यू आए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है। तो x के आपको कितने वैल्यू चाहिए थे? सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए थे। अगर आपको 2 वैल्यू चाहिए थे तो आपके सामने 2 वैल्यू है। एक x का वैल्यू 0 है, एक x के वैल्यू 4 है। कहानी पकड़ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, इजी मेथड से। बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे। इसको मिटा दें क्या? चलिए मिटाते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। इसको मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे भी क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफी एनटीएससी लेवल के होते हैं, साहो स्क्रीनिंग लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं। हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि अगर आप ऐसे एग्जामों में बैठ करके उसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। बस सिर्फ कंसेप्ट। क्वेश्चन तो अपने आप कर लेंगे। अगर आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया, अगर आपने कंसेप्ट को प्रॉपरली ले लिया तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन पहले पकड़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ टू डिजिट नंबर, अ टू डिजिट नंबर, अ टू डिजिट नंबर इज such that such that the product of its digit is 18। कितना दिया है? is 18 फुल स्टॉप। अब आगे, when 63 is subtracted, क्या किया गया है? 63 subtracted from, किससे घटाया गया है? the number the number the digits interchanged interchange their places their places, find the numbers find the numbers। आपको नंबर्स निकालने हैं कि वो नंबर कौन सा है। तो नंबर्स क्या है? और 2 डिजिट नंबर, तो सिर्फ नंबर निकालना है आपको। ठीक है, एक नंबर। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे? क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है एक 2 डिजिट नंबर, एक नंबर है जो 2 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। वो कुछ भी हो सकता है, वो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 55 हो सकता है, 99 हो सकता है, 88 हो सकता है, 62 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर है। इन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 18 है। जरा सोचिए, क्वेश्चन में क्या है, जरा भी दम नहीं है, बस थोड़ा सोचना है कि 2 डिजिट अगर मान लेते हैं, एक x है दूसरा y है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। सोचिए, तो जब आपको दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 18 दिया है। इस बात को लिखिए, क्या दिया है? गिवन प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स कितना? 18। मान लीजिए, लेट, क्या मानना है आपको? मानना ये है कि लेट यूनिट डिजिट को आपने x माना। क्या माना? x माना। अगर आपने यूनिट डिजिट को आपने x माना तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा आपका? टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? 18 अपॉन x कर दीजिए, ये टेंस मिलेगा। ये क्या मिलेगा? टेंस मिलेगा। अगर आपने यूनिट को x माना तो टेंस डिजिट पे क्या मिलेगा आपको? 18 अपॉन एक्स मिलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज 18। 2 डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 18 है। तो टेंस डिजिट के प्लेस पे, यानी कि डिजिट एट टेंस प्लेस पे आपको 18 अपॉन एक्स मिलेगा। मतलब ये अगर यूनिट है तो ये टेंस प्लेस पर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये टेंस डिजिट को हम कन्वर्ट कैसे करने वाले हैं। तो अगर हमने क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यूनिट प्लेस पे ध्यान से देखिए कि अगर हमने क्या किया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू 18, तो लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस को क्या मान लिया? x। तो डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगा? 18 अपॉन एक्स। ताकि x को आप 18 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा?
18 मिल जाएगा। तो x इंटू 18 अपॉन एक्स इक्वल टू 18। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया है। आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको यूनिट प्लेस पे ये मिला है, तो टेंस प्लेस पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कि नंबर फॉर्म, नंबर फॉर्म, नंबर क्या फॉर्म होने वाला है, तो नंबर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 18 अपॉन एक्स, ये नंबर फॉर्म होगा। 10 इंटू एक्स प्लस 18 अपॉन एक्स, ये नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस 18 अपॉन एक्स, ये मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग, जब इंटरचेंज किया, ऑन इंटरचेंजिंग द नंबर इट बिकम्स, इंटरचेंज होने पे क्या बन जाएगा, तो ये जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा। तो 10 इंटू 18 अपॉन एक्स प्लस एक्स बन जाएगा। ये मिल गया दूसरा नंबर। तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि अगर पहले वाले नंबर में से 63 माइनस करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि ओरिजिनल नंबर जो था, ओरिजिनल नंबर जो था उसमें से अगर 63 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज नंबर मिलेगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या दिया हुआ है, ये 10x प्लस 18 अपॉन एक्स, ये 10 इंटू एक्स प्लस 18 अपॉन एक्स माइनस 63 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 18 अपॉन एक्स प्लस एक्स। ध्यान से देखिए, ओरिजिनल नंबर के सामने, ओरिजिनल नंबर के सामने लिखा ओरिजिनल नंबर, और इंटरचेंज नंबर के सामने लिखा है इंटरचेंज नंबर। इतनी सी बातें समझ में आई। हाँ, अब क्या करने वाले यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ये हमारे पास 10x प्लस 18 अपॉन एक्स माइनस 63 इक्वल टू यहाँ पे 180 अपॉन एक्स प्लस एक्स, ऐसा कुछ मिलने वाला है। अब क्या करने वाले हम यहाँ पे, ये जो टर्म हमारा x वाला वो लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे। 10x प्लस 18 अपॉन एक्स माइनस 180 एक्स, 180 अपॉन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 63, ऐसा कुछ मिलेगा। 10x में से x गया तो 9x, और यहाँ पे x x कैल्शियम x हो गया। 18 क्या होगा, 18 माइनस 180, 18 माइनस 180 यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 के इक्वल टू, अभी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, x और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे 9x² प्लस यहाँ पे 18 माइनस 180 इक्वल टू 63, ऐसा कुछ मिलेगा। ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। हमें क्या मिला, 9x² प्लस 18 माइनस 180 इक्वल टू 63 इंटू एक्स। यहाँ पे 9x², 180 माइनस 10 170, 170 माइनस 8 162, वो भी माइनस में, किस में आएगा, माइनस में 162, और यहाँ पे 63x, 9x² माइनस 63x माइनस 162 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ सकता है, क्या आएगा कॉमन, तो यहाँ से 9 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 9 निकालने पे 7 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ बाहर आएगा। 9 इंटू एक्स² माइनस 9, 9 7 जा 63 और x, यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 इक्वल टू 0, x² माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच गए, मतलब हमारे पास क्या मिल गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, हमारे पास 2-3 मेथड दिया हुआ है, कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं इसे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया भी था, इसके सॉल्व करने के 3 मेथड दिए थे। फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या दिया था, दूसरा मेथड का नाम क्या था, सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा मेथड श्रीधर आचार्य रूल मेथड। तो हम लगाते हैं इसको, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, x² माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सिंपल फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 18 को लिया, यहाँ पे तोड़ दिया, 2 9 जा 3 3 जा, चाहिए कितना 7,
3 3 जा 9 माइनस 2 आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। क्या किया यहाँ पे, 7 को 9 माइनस 2 के फॉर्मेट में तोड़ा है। अब बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ मिलने वाला है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये सब को मल्टीप्लाई किया तो ये सब मिला, ठीक है ना। यहाँ कुछ कॉमन चाहिए, यहाँ भी कुछ कॉमन चाहिए, तो दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 आ गया। यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ भी 9 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 9 यहाँ भी, x माइनस 9 यहाँ भी, दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या मिला, x इक्वल टू 9 और यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 2। आपको x के दो वैल्यू आए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10। क्या लिखेंगे, 10। x के दो वैल्यू क्या मिले आपको, 9 और माइनस 2। आपको नंबर क्या चाहिए था, आपको नंबर चाहिए था। अभी देखिए यहाँ पे जो डिजिट है, आपने डिजिट को क्या माना था, आपने डिजिट को माना था x माना था, ठीक है ना। तो कौन सा डिजिट को, यूनिट प्लेस के डिजिट को, टेंस प्लेस में क्या बनेगा, वो 10x बन जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये x 9 और ये x माइनस 2। तो डिजिट कभी भी माइनस में तो लेंगे नहीं, जब भी लेंगे तो प्लस में लेंगे। तो 9, तो इसको नहीं लेना है, ये वैल्यू को लेना ही नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू 9 लेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमारे नंबर क्या फॉर्म होने वाले हैं। देन चलेंगे यहाँ पे नंबर फॉर्म। नंबर फॉर्म क्या था, वो था हमारा 10 इंटू एक्स प्लस 18 बाई एक्स, ऐसा कुछ था। अभी 10 इंटू 9 प्लस 18 बाई 9 करिए, 2 से कटा, 90 प्लस 2 92। वो नंबर क्या बन जाएगा आपका, नंबर बनेगा 92। क्या बन जाएगा, 92। तो हमने कहाँ से लाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हमने इक्वेशन को बनाया, उसको तोड़ा, एक्स के दो वैल्यू लिए, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि डिजिट को नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो पॉजिटिव में करेंगे यहाँ पे। तो 9 को लिया हमने और 9 के वैल्यू को हमने ओरिजिनल नंबर के फॉर्मेट में एक्स के प्लेस पे डाल दिया, हमें हमारा नंबर निकल के सामने आ गया। ये हमारा सोल्यूशन था। बात समझ में आई, चलिए बहुत अच्छा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने भी किया है, अभी इसके बाद हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। जो मैं पिछले क्लासेस में बोला था कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, जानेंगे कि ये क्या होता है। तो अभी इसको मिटाते हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। तो आप अगर इसके कंसेप्ट को जानते हैं इससे पहले, तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होगी, आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसे आप कंसेप्ट आपके पास पहले से है, अगर आपने लेक्चर ले चुके हैं तो आपको ये सारी बातें पहले से आती होगी। बस क्वेश्चन कोई भी हो, कैसा भी हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग एक टॉपिक लेते हैं जो इससे पहले वाले क्लासेस में हमने चर्चा किया था, कि उस टॉपिक का नाम क्या है, जरा सुन लीजिए। नेचर, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये नेचर क्या होता है, लोगों का अपना अपना नेचर होता है, नेचर होता है ना, सबका अपना नेचर होता है। किसी का गुड बिहेवियर, किसी का बैड बिहेवियर, कैसा भी हो सकता है। तो जिसका गुड बिहेवियर है वो अच्छे लोग होते हैं, जिसका बैड बिहेवियर है वो बुरे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा बनना चाहिए। चलिए यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, किसका रूट्स, कहाँ का रूट्स, कैसा नेचर, देखेंगे। हमारे पास जो टॉपिक चल रही है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही है ना, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। क्या है, जनरल फॉर्म। चलिए तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, रूट्स मीन्स ये एक्स के हाईएस्ट पावर 2 हैं, तो एक्स के दो वैल्यू हो गए और वो दोनों वैल्यू इसके रूट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसके दोनों वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट अल्फा और बीटा होता है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि श्रीधर आचार्य रूल ने क्या बोला था, अगर आपको x का वैल्यू निकालना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशन से, तो आप एक मेथड यूज कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है श्रीधर आचार्य रूल मेथड। उसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि अल्फा बीटा उसके दो रूट होते थे, तो अल्फा इक्वल टू हम लोग लिखते थे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यानी कि माइनस बी एक में प्लस लिया, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको और शॉर्ट करना होगा तो क्या करते थे, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। इससे हमें अल्फा पता चल जाता था। दूसरा क्या था, बीटा। क्या था, बीटा। इसमें क्या करते थे, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, मतलब यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हमें बीटा का पता चलता था। ठीक है ना। तो हमारे पास अल्फा बीटा दो रूट हुआ करता था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो एक्स के दो वैल्यूज होते थे, वो ऐसे निकलता था। अब हम लोग इसी का यूज करेंगे और इसी का यूज करके कुछ जानेंगे कि ये सब के अंदर एक बात छिपी होती थी जिसे हम कहते थे, क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते थे, डिस्क्रिमिनांट। अभी डिस्क्रिमिनांट क्या था उसके बारे में भी जानना पड़ेगा ना। तो ये डी से हमें कुछ यहाँ पे कहानी समझनी है। बहुत आसान कहानी है, बहुत इजी है कि किस तरीके से हम डी की कहानी यहाँ पे सुनने वाले हैं। देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं अभी और देखेंगे कि कैसे हमारा डी हमारे वैल्यूज के जो रियल, इमेजिनरी, इक्वल, अनइक्वल या फिर जिस तरीके का भी होगा, वो कैसे उस पर डिपेंड करने वाला, कैसे उस पर डिपेंड होने वाला। ठीक है ना। चलिए देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक का कौन सा इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ से अल्फा बीटा इसके दो रूट हैं। अब अल्फा बीटा के बारे में मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि अल्फा बीटा उसके दो रूट हैं और उसका वैल्यू निकालते कैसे वो भी पहले मैंने बता दिया है। अब कहता है कि अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करते थे डिस्क्रिमिनांट। क्या यूज करते थे, डिस्क्रिमिनांट यूज करते थे। तो अभी ये क्या था, ये था कि डी, कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या था, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनांट कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी आप कहेंगे कि ये डी तो हमने डिस्क्रिमिनांट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, इस कैपिटल डी को हमने लिखा है ताकि डिस्क्रिमिनांट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। बाकी ये सब कहाँ से लाया है, तो ध्यान दीजिए, ये जो बी स्क्वायर है, ये जो बी स्क्वायर है, ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के कॉफिशिएंट को पकड़ लिया था। क्या किया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है जनरल फॉर्मेट, उसमें एक्स का जो कॉफिशिएंट है बी, उसको यहाँ पे रखा और उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू, अभी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ए, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ए, हमने उसको यहाँ पे रख दिया कि ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, इंटू, और ये जो कांस्टेंट टर्म है सी, उसको हमने यहाँ पे रख दिया था। मतलब ये क्या था हमारा, ये था हमारा कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल का कोइफिशिएंट था, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू, ये ए हमारा क्या था, ये था हमारा कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या था हमारा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, और लास्ट में हमारा सी क्या था, कांस्टेंट टर्म। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म दिखेंगे वो कहलाएंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है सी, ये सी कांस्टेंट टर्म। तो ये हम डी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक छोटा सा क्या करते थे, पहाड़ खड़ा कर देते थे।
तो कहता है कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उससे हमने डी निकालने के लिए ऐसे सीखा। बात समझ में आई? तो अब कहता है कि जब हमने इस इक्वेशन के हेल्प से डी निकालने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो किया था, तो ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने उसके एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट को उठाया, एक्स स्क्वायर वेरिएबल के कोफिशिएंट को उठाया और कांस्टेंट टर्म को उठाया, और ये सब को सबमर्ज करने के बाद, कंबाइन करने के बाद, इसको एक ऑपरेशनल टर्म के साथ जोड़ने के बाद हमें कुछ वैल्यूज आते थे। क्या आते थे हमारे पास? कुछ वैल्यूज आते थे। अब वो वैल्यूज हमें बताते थे कि वो वैल्यूज हमारा नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है, या कभी कभी ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो। बताओ क्या होगा? नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, तो वो कौन सा टर्म होगा हमारा? हाँ, वही तो जानना है। तो जो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, उसको हम सोचते हैं क्या होगा, क्या होगा? इमेजिनरी। उसको बोल देते हैं इमेजिनरी टर्म, और उससे क्या बनने वाला है? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना? वो आज इसमें जानेंगे कैसे। देखते हैं यहाँ पे, इसको भी मिटाते हैं। चलिए, इसको तो मैंने मिटा दिया, और मिटाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे डी जो है, डिस्क्रिमिनांट डिस्क्रिमिनांट डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो वैल्यू है इसका जो वैल्यू है वो कभी हो सकता है कि अगर आपको जीरो से बड़ा आ गया तो पॉजिटिव है, जीरो से छोटा आया तो नेगेटिव है। अब ना जीरो है, ना नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है, तो क्या होगा? इमेजिनरी। क्या होगा? इमेजिनरी। क्या होगा? इमेजिनरी। ठीक है ना? देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? तीन केसेस आने वाले। कितने केस आएंगे? 3 केसेस। हमारे पास 3 केस आएंगे। तो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनांट थ्री केसेस एराइजेज। 3 केस एराइज होता है। कितना केस एराइज हो जाएगा? 3 केस बनने वाले। अब पहला केस क्या बनेगा? सबसे जो पहला केस बनने वाला है वो होगा, अगर आपका डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू रूट में से जीरो से बड़ा बन के निकले। जीरो से बड़ा बन के निकले मतलब डी जो है जीरो से बड़ा होगा। तो क्या होगा? कभी ऐसा भी होगा कि आपका डी का वैल्यू जीरो के बराबर होगा। तो क्या होगा? कभी ऐसा भी होगा कि आपका डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए। जीरो से छोटा हो जाए मतलब डिस्क्रिमिनांट के बेसिस पर 3 केसेस बन रहे हैं। पहला केस बना डी जीरो से जब बड़ा हो तो क्या? डी जीरो के बराबर हो तो क्या? जब जब डी जीरो से छोटा हो जाए तो क्या? तो सुनिए ध्यान से, क्या होगा बताते हैं। जब आपका डिस्क्रिमिनांट डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो आपके जो अल्फा बीटा के जो वैल्यू आएंगे ना, वो पता है, वो आपके रियल वैल्यू आएंगे। और क्या आएंगे? एंड अनइक्वल। क्या आएंगे? अनइक्वल। कहानी समझ में आई? जब आपका डिस्क्रिमिनांट जीरो से बड़ा हो जाए, जब आपका डिस्क्रिमिनांट जीरो से बड़ा हो जाए तो आपके अल्फा बीटा के जो 2 वैल्यू होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। मतलब अल्फा बीटा अलग अलग होगा और अल्फा बीटा का वैल्यू रियल होगा, रियली में एग्जिस्ट कर रहा होगा। बात समझ में आई? चलिए, और दूसरी बात, अब कहता है यहाँ पे जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए तो वहां पे आपका अल्फा बीटा का वैल्यू तब भी रियल आएगा। अल्फा बीटा का वैल्यू तब भी रियल आएगा, लेकिन अनइक्वल नहीं आएगा। इस बार क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा। बात समझ में आई? जब डी जीरो से बड़ा हो तो अल्फा बीटा का वैल्यू रियल एंड अनइक्वल होगा। जब डी जीरो के बराबर हो तो अल्फा बीटा का वैल्यू रियल होगा और इक्वल होगा। जो अल्फा होगा वही बीटा होगा। अल्फा बीटा दोनों सेम होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब कहता है सर तीसरी कहानी तो आप बताइए। ये तो दो कहानी समझ गया, तीसरी कहानी क्या है कि जब डिस्क्रिमिनांट डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपके जो रियल वैल्यू अब तक आ रहे थे वो अब नहीं आने वाले। अब कैसे आएंगे? अब आएंगे इमेजिनरी। कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे एंड इक्वल भी नहीं आएंगे, अनइक्वल आएंगे। कैसे आएंगे? अनइक्वल। कैसे आएंगे? अनइक्वल। मतलब जब आपका डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से छोटा बन के निकले तो आपके अल्फा बीटा इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी और अनइक्वल। बात समझ में आई? अभी तीनों के बारे में सीखेंगे, तीनों क्या है, कैसे है, किस तरीके से होता है, जानेंगे। चलिए, तो इतनी सी बातें समझ में आपको अब तक में आ गई होगी। अब हम पहले टॉपिक को पकड़ लेंगे, फर्स्ट वाले को, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, यहाँ पे इसको मिटाते हैं पहले। नेचर ऑफ रूट जो है प्यारे बच्चों बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बैठ के थोड़ा सीखना पड़ेगा, फिर आप आराम से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं आसानी से। चलिए, तो सबसे पहला क्या था? जब डी आपका 0 से बड़ा हो जाए तो आपके जो अल्फा बीटा के जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे? वो हो जाएंगे रियल एंड अनइक्वल। देखते हैं कि हमने जो लिखा है वो कितना दूर तक सही है। मैंने सही लिखा, कहीं झूठ तो नहीं लिख दिया है? देखते हैं। अभी क्या है, जब आपके वैल्यू निकालना होता था तो आप क्या करते थे? -b प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a ऐसा करते थे। और जब आपको बीटा निकालना पड़ता था तो -b माइनस रूट डी अपॉन 2a ऐसा करते थे। चलिए ध्यान से देखिए, अभी क्या है, आपके सामने यहाँ पे अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a और बीटा का वैल्यू -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a ऐसा करते थे। अब जरा सोचिए कि अगर यहाँ ये जो है बी स्क्वायर -4ac डी के बराबर है, किसके बराबर है? डी के बराबर। अगर डी में से कुछ भी पॉजिटिव निकलेगा, कुछ भी पॉजिटिव निकलेगा तो बाहर में पॉजिटिव निकल के सामने यहाँ पे प्लस के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे माइनस है। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका रियल आएगा, कुछ ना कुछ आपका रियल आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस को आप सॉल्व करके कोई रियल वैल्यू ला सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रियल मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, सेम वही टर्म आपको यहाँ लिखना है डी के सामने। वो जब भी बाहर निकलेगा तो पहले से माइनस में है टर्म और वो भी माइनस सिंबल के साथ यहाँ पे जुड़ेगा। तो दोनों माइनस टर्म जुड़ेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये टर्म हमारे अल्फा थोड़ा बड़ा आएगा और बीटा थोड़ा छोटा आएगा, आएगा ना? तो अल्फा और बीटा दोनों के टर्म में आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन दोनों टर्म आपके रूट से बाहर निकल के आ भी जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि दोनों का वैल्यू आपको रियली में दिखेगा कि रियली में एग्जिस्ट कर रहा है, और लेकिन सेम नहीं होगा। कैसा होगा? अनइक्वल होगा। इसलिए जब डी 0 से बड़ा होता है तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों सेम नहीं होता है। अल्फा अलग होता है, बीटा अलग होता है। अल्फा बीटा दोनों अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे दिखाते हैं। कहानी समझ में आई? अब अगर आपको और डाउट लग रहा हो तो आप डी के प्लेस पे डी का जो वैल्यू उसको रख के निकालिए और रियली में आप पाएंगे कि आपको अगर अल्फा मिला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अल्फा मिला है 10 तो बीटा आपको 10 से छोटा मिलेगा, 7 मिलेगा या 8 मिल जाएगा या आपको 9 मिल जाएगा या आपको 5 मिल जाएगा। कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा इससे छोटा मिलेगा। कहानी समझ में आई? क्योंकि यहाँ प्लस करना है और वहां माइनस करना है, तो कुछ ना कुछ अलग तो मिलना चाहिए ना। चलिए, तो अल्फा बीटा दोनों आपको अलग मिल रहा है ना, इसीलिए ये पहला कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है कि जब डी हमारा 0 से बड़ा होता है, डी हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा तो अल्फा बीटा का वैल्यू अनइक्वल होगा
और दोनों का वैल्यू रियली में एग्जिस्ट करेगा, वो सामने निकल के आएगा वो वैल्यू, इसलिए वो रियल वैल्यू कहलाएगा। कहानी समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट दूसरे पार्ट में। अब कहता है कि दो जो हमारा दूसरा पोर्शन था वो क्या था, सेकेंड वाला जो केस था, उसमें क्या कर रहे थे कि डी हमारा 0 के बराबर हो जाए तो हमारा वैल्यू रियल होगा कि इमेजिनरी। तो हमने बोला सर वो तो रियल होगा, और क्या होगा, और इक्वल होगा। और क्या होगा, इक्वल। अब ये कैसे काम करेगा उसको भी देखेंगे। अभी अल्फा इक्वल टू क्या है, -b प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ये मिला। -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखेंगे बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, क्या देगा, -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। अगर अल्फा इक्वल टू -b, क्या बोला, डी का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो देखिए रूट अंडर 0 को डालिए, डी के प्लेस पे 0 रख दीजिए, रख दिया, अपॉन 2a है तो 2a लिख दिया। क्या मिलने वाला है, -b/2a मिला। अल्फा क्या मिला, -b/2a। इस कहानी में आइए, डी आपका यहाँ भी 0 है तो बीटा इक्वल टू -b माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू रखिए 0 अपॉन 2 इंटू ए, क्या होगा, -b माइनस 0 अपॉन 2a। और बाहर आइए, -b माइनस 0, -b रह जाएगा अपॉन 2a। आपको बीटा का वैल्यू क्या मिला, बीटा -b/2a, अल्फा -b/2a। अगर आपका d 0 है, जो अल्फा है वही बीटा है, क्योंकि जब d 0 हो गया दोनों में तो d की कहानी अलग हो गई, हट गई, निकल के बाहर आ गई, रह गया -b/2a यहाँ भी, -b/2a यहाँ भी। मतलब दोनों का वैल्यू पक्का सेम होने वाला है, इसमें जरा भी चेंज नहीं होगा। मतलब कहानी समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो अल्फा बीटा दोनों सेम होगा, लेकिन रियल भी होगा। क्या होगा, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। कहानी समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटाएंगे, थर्ड में चलते हैं। तीसरी कहानी क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं। तीसरी कहानी भी हमें समझ में आनी चाहिए। तीसरा कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड वाला जो केस है उसमें कहता है जब डी हमारा 0 से छोटा हो जाए, जब डी हमारा 0 से छोटा हो जाएगा, जब डी हमारा 0 से छोटा हो जाएगा तो हमारे अल्फा बीटा के जो वैल्यू होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। इमेजिनरी भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी अगर सुना होगा, जाना होगा, या कभी मौका मिला होगा सीखने का। चलिए मैं हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। अभी रूट अंडर 1 को रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। रूट अंडर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1.414 मिलेगा। रूट 3 रख दिए तो क्या मिलेगा, 1.73 मिलेगा। रूट 4 रख दिए तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मिल रहा है ना। तो मैंने रूट में 1 को रखा तो 1 मिला, रूट में 2 को रखा तो ये मिला, रूट में 3 को रखा तो ये मिला, रूट में 4 को रखा तो ये मिला। बहुत आसान था निकालना, आसानी से बता दिया, सब निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कहता है कि अगर मैं रूट में -1 को रख दें, अब निकाल के बताइए। अगर रूट में -1 को रख दें, निकाल के बताइए क्या होगा। कहोगे सर रूट अंडर -1, अब 1 को कितने बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1, एक 1 बाहर, फिर भी रूट अंडर -1, तभी वही रह गया, बाहर कहाँ निकल पा रहा है। तो रूट में माइनस में कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि रूट अंडर -1 का जो वैल्यू होता है वो पता है क्या होता है, उसको हम लोग मान लेते हैं। इसको बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं, इसको आई मतलब इसको आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोटा। नहीं, कोई इमेजिनरी वैल्यू है उसको आई मान लिया। क्या मान लिया, आई मान लिया। मतलब रूट अंडर -1 का जो वैल्यू होगा वो आई होगा। इसको बाहर नहीं निकाल सकते, मैंने इसको इमेजिन कर लिया, ये हमारे इमेजिनेशन में चल रहा है, आई मान के छोड़ दिया उसको। कहानी समझ में आई? चलिए इसी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो कहता है अगर हमारे अल्फा बीटा इसके
और अल्फा बीटा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है -b प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे बीटा में आइए, -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। चलिए प्यारे बच्चों, एक बात बताएंगे आप कि अल्फा का ये वैल्यू निकल के सामने आता है, बीटा का ये आता है। जब आप अल्फा बीटा को श्रीधर आचार्य रूल के मेथड से आप बनाते हैं तो आपको ये दोनों कहानी समझ में आती है। अब जरा सोचिए कि जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, d का वैल्यू 0 से छोटा कब होता है? जैसे एक नंबर लाइन लेंगे आप, ये क्या है? नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब आगे जाना हो तब तो d का वैल्यू 0 से बड़ा करना है, हो तब तो 1 2 3 4 में बढ़ेंगे। d का वैल्यू 0 करना होगा तो यहीं पे रुक जाएंगे, d का वैल्यू 0 करना तो यहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन d का वैल्यू 0 से छोटा बता रहा है, 0 से कम होना चाहिए। तो 0 से कम तो 0 के पीछे लाई करता है, -1, -2, -3, -4। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 जब d का वैल्यू 0 से कम होगा तो हमारे d का वैल्यू क्या होगा? माइनस में आने वाले हैं। और वही जस्ट हमने बातें किया था कि माइनस अंडर रूट, रूट में से सिर्फ -1 जब बाहर नहीं आ रहा है तो कौन सा नंबर बाहर आएगा? कोई नंबर नहीं आने वाला बाहर, ठीक है ना? तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, जरा सोचिए कि अगर आपने लेट माना d इक्वल टू -5 मान लिया, क्या मान लिया? d इक्वल टू -5 मान लीजिए कि आपका d का जो वैल्यू है वह 0 से छोटा है, मतलब -5 के बराबर है। तो आप क्या करने वाले हैं, अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर -5 अपॉन 2a कर दीजिए। यहाँ पे बीटा का वैल्यू भी रखिए -b माइनस रूट अंडर -5 अपॉन 2a कर दीजिए। ऐसा किया आपने। अभी क्या है, ध्यान दीजिए, -b तो रहेगा आपका, इसका कुछ न कुछ वैल्यू रहेगा, ये प्लस भी रहेगा, लेकिन -5 है। तो -5 जो है वो 5 तो कुछ ना कुछ बन के बाहर निकल जाएगा, 2.25 बन के निकल गया। चलिए अब अंदर में तो -1 रह गया, तो आपको यहाँ पे i लगाना पड़ेगा अपॉन 2a। तो आपका जो वैल्यू आया अल्फा का वो i के साथ आ रहा है, तो इमेजिनरी वैल्यू है। सेम तरीके से बीटा में -b माइनस रूट अंडर, अब यहाँ पे भी सोचिए जरा सा, -5 का वैल्यू 2.25 बन के निकला, अंदर में फिर भी -1 रह गया अपॉन 2a। ये क्या दे देगा आपको? देगा -b माइनस 2.25 i अपॉन 2a। अब यहाँ भी i लेना पड़ेगा, -1 के प्लेस पे i लेना पड़ेगा, वो भी इमेजिनरी। देखिए ये -b प्लस 2.25 i है, ये -b माइनस 2.25 i है, तो ये कहीं ना कहीं छोटा होगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा होगा। तो वैल्यू दोनों का डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू दोनों का क्या है, अनइक्वल है, लेकिन क्या है, इमेजिनरी है, आई का यूज किया गया, तो इमेजिनरी। जब डी हमारा 0 से छोटा हो जाएगा तो हमारे अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा, अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा वो इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा, सेम नहीं होगा। कहानी समझ में आई? सेम नहीं होगा। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत मुश्किल कहानी नहीं थी, बहुत आसान थी, लेकिन आपको ध्यान से एक बार दोबारा फिर से वीडियो को रिकैप करके समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं इसके बेसिस पे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? मिटा दें इसको। प्यारे बच्चों, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे हमें ये कंसेप्ट समझ में आएगा। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ में आने लगेगा हम लोगों को। कहता है क्वेश्चन नंबर 3,
find the value of p if the quadratic equation x square minus 2x into 1 plus 3p plus 7 into 3 plus 2p इक्वल टू 0। क्या दे दिया? क्वेश्चन में दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3p प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2p इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चलिए मुझे बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला है कि हमें p का वैल्यू निकाल के दीजिए। क्या बोला क्वेश्चन ने? हमें p का वैल्यू निकाल के दीजिए। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ उसमें से, अगर उसमें जो हमारे अल्फा बीटा यानी हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। अब मुझे बताइए आप कि रियल और इक्वल रूट्स कब होता है? जब d 0 से बड़ा होता है, जब d 0 के बराबर होता है, या फिर जब d 0 से छोटा होता है। कब होता है? तो वो कहानी आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, दिमाग में दोबारा लाना पड़ेगा कि वो कौन सी कहानी आपने सुनी थी। तो इक्वल वाली कहानी एक ही केस में आता था, जब आपका d 0 के बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? द रूट्स ऑफ quadratic equation are equal and real when जब आपका d जो था वह 0 के बराबर था। अब मुझे बताइए वहां पे आपको इक्वेशन क्या दिया है? आपका जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3p प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2p इक्वल टू 0। इसको जरा अरेंज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3p, एक्स पीछे कर दिया, प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2p इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, दिया हुआ है। चलिए क्या बोला है कि रियल इक्वल रूट्स अल्फा बीटा का वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो d इक्वल टू, देन क्या करेंगे? d इक्वल टू 0 वाला केस हमारे सामने आएगा। d कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बताइए यहाँ पे b क्या है? यहाँ से यहाँ तक पूरा b है आपका, पकड़ लीजिए। माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3p का होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब बी स्क्वायर। मैंने पूरा b उठा के यहाँ पे रख दिया। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ कोफिशिएंट a है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a 4 इंटू ए इंटू सी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका कांस्टेंट टर्म। ध्यान से देखिए क्या है, वहां पे कहीं भी आपको एक्स नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? नहीं है, मतलब पूरा पूरा का पूरा क्या कांस्टेंट टर्म है। तो 7 इंटू 3 प्लस 2p इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको p का वैल्यू आने वाला है, और आपसे पूछा क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ p, निकाल लेंगे। चलिए हम भी आपके साथ कोशिश करते हैं निकालने का। क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये बाहर में छिपा हुआ है माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और माइनस 2 इंटू 3p क्या हो जाएगा? माइनस 6p का होल स्क्वायर, माइनस 7 4 जा 28, 7 4 जा क्या हो जाएगा? 28। ऐसा करिए, थोड़ा जम्बल्ड हो जाएगा, इसको आसान करते हैं, जम्बल नहीं करना है। ये माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 प्लस 3p का स्क्वायर। क्यों ऐसा करे बताएंगे अभी आपको। यहाँ पे माइनस 4 इंटू 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 7, और 7 3 जा 21 प्लस 7 2 जा 14p इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया? इसको अलग स्क्वायर किया, इसको अलग किया। क्यों? यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में से कॉमन निकाल के बाय में करेंगे तो 0 में से डिवाइड होगा तो वो खुद ही 0 बन जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसको मिटाते हैं, चलेंगे आगे। क्या किया हमने? हमने लिया है 4 इंटू 1 प्लस 3p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 21 प्लस 14p इक्वल टू 0।
दोनों में से 4 बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉमन आने पे 1 प्लस 3p का स्क्वायर माइनस 21 प्लस 14p इक्वल टू 0। ये 4 डिवाइड में कर दीजिए तो 0 बन जाएगा। इसका स्क्वायर तोड़िए, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा है ना ये, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी क्या हो जाएगा 6p माइनस यहाँ पे आइए माइनस 21 माइनस 14p और ये 4 आ गए इसके डिवाइड में तो 0 बन जाएगा। ये क्या करने वाले यहाँ पे हम, यहाँ मिला हमको 9p स्क्वायर। अब देखिए 6p माइनस 14p क्या देगा 6p माइनस 14p मतलब प्लस 6 माइनस 14 क्या होगा माइनस 8p माइनस 21 प्लस 1 तो माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी आप इसको तोड़ सकते हैं ना, ये 9 और ये 20 दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 20 इंटू 9 क्या होता है 180 होता है ना, तो 180 को ब्रेक करिए फैक्टर में, 290 जा 245 जा और ये 315 जा 35 जा, ये सबको तोड़ ताड़ के आपको लाना है 8 के पास में, क्या होगा तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 माइनस 10 करना पड़ेगा, तो 9p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 10p माइनस 20 इक्वल टू 0। आप इसे तोड़िए, कॉमन कुछ न कुछ आएगा, 9p कॉमन आया, p माइनस 2, यहाँ पे भी क्या आएगा कॉमन, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 10, तो यहाँ पे बचेगा p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आगे चलिए, यहाँ पे p माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों में से कॉमन आएगा तो 9p प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है क्या? मैंने कुछ खास नहीं किया, हमने पहले इन दोनों को इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर किया और दोनों में से 4 बाहर निकाल लिया कॉमन, उधर डिवाइड कर दिया। अब इसका स्क्वायर किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा, यहाँ पे आपस में इसको बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म आ गए हमारे। फिर हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो हमें ये सब टर्म निकल के सामने आए, तो क्या मिलेगा p माइनस 2 इक्वल टू 0 और 9p प्लस 10 इक्वल टू 0। p इक्वल टू 2 आया या फिर p इक्वल टू माइनस 10 बाई 9, p के 2 वैल्यू आए, कितने आए 2 वैल्यू, लिखेंगे यहाँ पे 10, p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू माइनस 10 बाई 9। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, है ना, p का वैल्यू 2, p का वैल्यू माइनस 10 बाई 9, 2 वैल्यू हमने p के निकाल दिए। ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो कैसे किया, हमने जो आपको 3 कहानी सुनाई थी ना अभी, उस तीनों कहानी पे ये क्वेश्चन था। अभी ऐसे क्वेश्चन उन तीनों कहानी पे बहुत सारे करने हैं मुझे अभी, लेकिन अभी हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसके बाद जो हम देंगे आपको, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे अभी करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।